नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी की बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। तो दिल्ली में यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में बची हुई 24 सीटों पर मंथन किया जाएगा। यूपी की बची हुई सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार प्रशासन और पार्टियां एक्शन मोड में हैं और इसी कड़ी में बीजेपी अपनी बची हुई सीटों को लेकर प्रत्याशी उतारने को लेकर आज मंथन किया जाएगा। उसी को लेकर ये बैठक है और बैठक में 24 वो उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर मंथन और इसके बाद कभी भी सूची जारी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में यूपी कोर ग्रुप की, बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक है और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यूपी में बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा कि बची हुई सीटों पर कौन प्रत्याशी उतारा जाए, किसके उम्मीदवार बनाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज मंथन होगा। 24 सीटें बची हुई हैं उत्तर प्रदेश में और बची हुई सीटों को लेकर आज इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी और यूपी की बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। इसीलिए ये बैठक दिल्ली में की जा रही है। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में ये कार्रवाई की है। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में FIR दर्ज की थी और एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया था। 14 दिन की रिमांड पुलिस में एल्विश यादव को भेजा गया है। तो एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है, नोएडा के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। एल्विश यादव को आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। यूट्यूबर एल्विश यादव से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और सांपों के जहर के सप्लाई को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। सांपों के जहर सप्लाई मामले में उनकी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को लिया गया है और अब लगातार पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। लेकिन हिरासत में लेने से के बाद उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। तो कल एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। नोएडा के एक फार्म हाउस से एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सांप के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। लगातार एल्विश यादव कई विवादों में बने हुए हैं, लगातार वो विवादों में बने हुए हैं, कभी सांपों के जहर के सप्लाई को लेकर और कभी किसी को थप्पड़ मारने को लेकर लगातार एल्विश यादव विवादों में बने हैं। लेकिन सांपों के जहर की सप्लाई को लेकर उन पर एक्शन लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कल एल्विश यादव को एक नोएडा के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि कब खुलासा होगा कि ये जहर सप्लाई में और किन किन लोगों का हाथ है। सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। NDPS की धाराओं में भी कोई दर्ज किया गया? जी, वो साक्ष्य के क्रम में NDPS की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। तो आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पुलिस लगातार एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है और
बिग बॉस विनर रहे हैं एल्विश यादव, लेकिन लगातार उनका विवादों से गहरा नाता रहा है। कभी के सांप के जहर के सप्लाई को लेकर कहे या फिर लोगों को थप्पड़ मारने की जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे, और अब एल्विश यादव पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। सांपों के जहर सप्लाई मामले को लेकर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। रेप पार्टी केस में एक्शन लिया गया और उसके बाद अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस अब एल्विश यादव से पूछताछ कर रही है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। तो आपको बता दें कि नशे के लिए कई सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा था। बुंगारस कैल्यूअर्स यानी कि कॉमन क्रीट और ओफियोड्रिस वर्नालिस यानी कि हरा सांप, ये सांप वो हैं जिनके जहर के सप्लाई और शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाते हैं, तो बाद में होठ, जुबान और कान के लूप्स में भी डसवाना होता है। 10 से 40 सेकेंड तक तेज चुभन होती है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि फिर सुख की अनुभूति होती है, यानी कि सांपों से कैसे जहर लिया जाता है। मसल्स में दर्द भी होता है और उनको होठों में चुनवाए फिर नींद आने लगती है। तो ये उसका आनंद धीरे धीरे उस जहर का आता है। 20 ml स्नेक वेनम होता है। छापेमारी क्या क्या मिला है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 5 कोबरा मिले हैं और इसके साथ ही एक अजगर भी छापेमारी के दौरान बरामद किया गया है। तो ये छापेमारी के दौरान 2 मुहा सांप 2 बरामद किए गए हैं। रायबरेली में पटाखा बनाने के लाइसेंसी कारखाने में धमाका हुआ है। धमाके में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके के पहरेमऊ गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पांडे यमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर एक शिवम नाम का पेशेंट आया है, क्या है? शिवम आया है, 17 साल का है, महाराजगंज से रेफर है और बता रहे हैं उनके साथ वाले ब्लास्ट इंजरी है और लेफ्ट लोअर लेग फ्रैक्चर दिख रहा है। तो अभी उसको ऑर्थोपेडिक के अंदर एडमिट किया गया। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में रोजाना लाखों श्रद्धालुओं की कतार लग रही है। यहाँ पर देश विदेश से लगभग रोजाना 1 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज सुबह से दोपहर तक लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में हाजिरी लगाई। और बागपत में ये सड़क हादसा हो गया है। यहाँ गन्ने से भरा ट्रक पलट गया है, जिसकी चपेट में 2 कारें आ गई हैं। कार में सवार 2 लोग ट्रक के गन्ने के नीचे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा फैजल्लापुर गांव के पास का बताया जा रहा है। से आगे ऊपर आगे को जैसे ही उसने आगे ऊपर आया, इधर से 2 गाड़ी आ रही थी, तो इधर एक झील था थोड़ा हल्का मुक्का, उसमें कहीं आते ही गाड़ी धीरे धीरे गन्नों की पलट गई और ये 2 गाड़ी दब गई। और बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सनराइज किड्स कॉन्वेंट विद्यालय कर्नलगंज में कक्षा 5 के बच्चों द्वारा 2023-24 सत्र की परीक्षा पूरी करने के बाद विदाई समारोह में बच्चों को प्रबंधक के एल वर्मा ने प्रोत्साहन शील्ड देकर सम्मानित किया। बच्चों ने विद्यालय प्रबंधक संघ सामूहिक केक काटकर उत्सव भी मनाया और इस मौके पर बच्चों ने वचन दिया कि शिक्षा के प्रति अपनी निष्ठा के साथ राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे।
और पीलीभीत के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के लिए जनपद के अपर जिलाधिकारी रितु पूनिया को नोडल अधिकारी नामित किया गया है और वहीं निर्वाचन के दौरान शस्त्रों की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्ण है और हमारी जो लोकसभा सीट है वो 5 विधानसभाओं को लेकर कंस्टिट्यूट होती है, जिसमें एक बरेली की है और 4 जो है 127 पीलीभीत है। 4 जो विधानसभाएं हैं 127 पीलीभीत है, 128 बरखेड़ा है, 129 पूरनपुर है और 130 बीसलपुर। जालौन पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने 2 दिन पहले दुकान के अंदर शराब पार्टी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 15/3/2024 को कोतवाली उरई क्षेत्र में राट रोड के नीचे फ्लाईओवर के नीचे दुकान में करीब 4 लोग बैठ के शराब पी रहे थे। दोपहर में इन लोगों में आपस में कहासुनी हो गई और उसी दौरान एक व्यक्ति ने उस पर फायर कर दिया, जिससे एक अखिलेश नामक लड़के की जो बाराबंकी का मूल निवासी था, यहाँ पे मूर्ति बनाने का काम करता था, उसके सर में गोली लगने से मृत्यु हो गई। तब वहाँ पे पुलिस मौके पहुँच करके जांच पड़ताल में लग गई। पुलिस द्वारा जो है इसमें शामिल 4 लोगों में से 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जेल रवाना कर दिया गया है। अभी एक अभियुक्त शेष है, मनीष जिसका नाम है, उसकी तलाश जारी है। इनके पास से 2 अदद 315 बोर का तमंचा और 3 जिंदा। चलिए अब बात करेंगे आपड़ो उत्तराखंड के। रुड़की लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा ने अपनी आईटी सेल और नमो ऐप के अलर्ट कर दिया है। इसको लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में नमो ऐप संयोजकों की बैठक की गई और इस मौके पर नमो ऐप विभाग के प्रदेश संयोजक अनूप सिंह ने बताया है कि भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए जा रहे घोषणा पत्र में नमो ऐप के माध्यम से आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। की और आईटी सेल जो हमारा प्रमुख सेल है, इन दोनों की आज एक संयुक्त बैठक हमारी रखी गई थी। हमारे देहरादून से अनूप जी जो हमारे नमो ऐप के संयोजक है, आज उन्होंने बैठक ली है। पूरे हमारे जो 6 मंडल है उन 6 मंडलों की ये बैठक थी। जिला रुड़की की ये बैठक बुलाई गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है और लोकसभा का बिगुल जो है वो कल से बच चुका है। पहले चरण में लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ होना है और पाँचों की पाँचों सीटें 5 कमल हमें माननीय मोदी जी को देने हैं। उसके लिए ही ये आज बैठक बुलाई गई थी। जो हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किस तरीके से हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसी के हमें आज बताने के लिए यहाँ माननीय लोग। और उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि यह सीट पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है और यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र भंडारी की बात करें तो वो हरीश रावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से 2 बार और निर्दलीय 1 बार बद्रीनाथ सीट से चुनाव जीता है। लक्सर में भाजपा विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता का पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर है और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत लोकसभा पहुंचेंगे। पहले तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को
बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव 2024 उसका कार्यालय का श्री गणेश विधानसभा लक्षर का आज हमारे प्रभारी इस विधानसभा के भाई राजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। पार्टी के संगठन की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव को लेकर आए हैं और उसमें चुनाव कार्यालय का जो विधानसभा स्तर सभी विधानसभाओं में होना था वो भी एक मुख्य कार्यक्रम था, वो आज हमारा संपन्न हुआ। हमारे प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें, पिछली बार से ज़्यादा। और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने से पहले अजय भट्ट ने पूजा अर्चना की और इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश पूजा करके अपने कार्यों का शुभारंभ करते हैं हम लोग। ऐसे ही आज शुभारंभ प्रदेश में और देश में हर जगह पर हो रहा है। विघ्न बाधा ना आए, हमको सद्बुद्धि देना और हम किसी का अहित न कर सकें। जो हमारा अहित अकारण करने की सोचते हैं उनको सद्बुद्धि देना और हम अपने कार्य पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम उनके सहभागी। पंजाब के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जनपद पुलिस को एक बार फिर से नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र से एक खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी है, जहां पुलिस ने अफीम के डोडे के भारी मात्रा में पौधे बरामद किए हैं, जिसका वजन 76 किलो के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी की पुलिस की पकड़ में से बाहर है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि जिले में ये सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की बड़ी खेती पकड़ी गई है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और उत्तराखंड सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नूशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही और अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि बागेश्वर के रहने वाले पुलिस जवान साल 2012 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, क्या घटना हुई है आपके द्वारा, क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात है कांस्टेबल सुंदर, इसको गोली लगी है। तो गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसके लिए हम जाँच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जाँच को घोषित कर दिया गया। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें रिचुअल्स करेंगे हम लोग। बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जाँच की जाए।
और उत्तराखंड में अब एक बार फिर से पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। नैनीताल में भी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है और तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर के पर्यटन कारोबार में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटकों की भीड़ से बाजार और पर्यटन स्थल गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होते ही नैनीताल के नाविकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के नाविक जोर शोर से नाव निर्माण की तैयारियों में जुट गए हैं। ये है इधर को हमें एक तो काम कम है, इधर को फर्स्ट मीन तो ये है हल्का काम है, और दूसरा ऐसा ये मौसम जो है हमारा जो है बोट बनाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। कभी मौसम साथ को भी उसमें जो है इसमें लकड़ी की जो है हमारा नुकसान कम होता है। और टाइम हम जैसे कि और टाइम में करें जैसे अगस्त में या सितंबर में इस अगस्त में इसमें जिसमें उसमें धूप तेज़ी होती है उसमें बोट की लकड़ी फटने का हमारा डर रहता है, तो इसलिए ये काम ज़्यादातर इसी महीने में होता है। सर ये हम ज़्यादातर जनवरी से ये फरवरी से लेके इधर मार्च अप्रैल तक 2-3 महीना काम ये पूरा रहता ही है। उनकी लकड़ी जो है इसलिए महत्व की आती है, एक तो नंबर एक तो वो हल्की होती है सूखने के बाद कुछ हल्की है, और दूसरा जो है बैंड हो जाती है पूरी नाव बनाने के लिए, बैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहती है। ये जो हमारी बोटें हैं ये पानी में चलती हैं, इसमें लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि लोहा जो है जल्दी जंग पकड़ जाता है, और जो कॉपर जो होता है तांबा जो होता है ये इसमें जंग नहीं होता है। जंग नहीं होने के कारण इसमें लकड़ी जो है सेफ रहती है। ये जो डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए हमारे इसमें जैसे प्रोटीन है साल की राल लगती है, उसमें ये आपको अलसी का तेल मिक्स करके हम उसको बनाते हैं। रहता है आदमी को एक आस रहती है कि साल में अपना जो है साल में जो एक बार सीजन चलता है गर्मियों का, उसमें आस रहती है कि घर की स्थिति की जो थोड़ा बहुत रहती है उसकी संतुलन बना रह करके, तो उस बीच में उससे 1-2 महीने पहले ही ये बोटें निकाली जाती हैं जो उसमें टूट फूट होती है, या जाड़ों में जो बरसातों में हवा में जो डूब जाती हैं या हवा तूफान से नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत इस बीच में कराई जाती है, तो गर्मियों में ताकि कुछ नुकसान ना हो। ये तो अच्छी रहती है, हर किसी की आस रहती है कि सीज़न अच्छा जाए, हर किसी का हम भी चाहते हैं कहते हैं सीज़न हर किसी का अच्छा जाए, तो भरण पोषण और परिवार जो है अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो है उसका सहयोग मिल सके। द्वारिकाधीश मंदिर में होली का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। तो होली के पर्व की धूम चारों तरफ देखी जा रही है, क्या मंदिरों में क्या अन्य जगहों पर, और आज फूलों की होली खेली गई। और मैं इस वक्त हूँ यानी कि TV27 की न्यूज की टीम जो है वो द्वारिकाधीश मंदिर में है, जहां पर श्रद्धा भक्ति और भावना का अपार संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर के जो संरक्षक हैं यहाँ पर हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और तमाम सारे लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी आप बताइए, यहाँ पर आप संरक्षक हैं, किस तरीके से? जी हम जो हैं सरकार विभाग द्वार के सदस्या मंडल के संरक्षक हैं, सन 79 से सेवा कर रहे हैं। आज हमको 40 साल होने को आए। आज के क्या क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे? आज का कार्यक्रम तो फूलों की होली थी और रंग चालू हो गए। आज से 8 दिन तक फूल काष्टक बोले जाते हैं, जो आज हमारे यहाँ मंदिर में यमुना जी भरी गई थी। यमुना जी का बोला गया था, जमुना तक आज मची हो रही जमुना तट। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया, यहाँ पर मौजूद है कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ महत्व है और आपको क्या लगता है, कितना मस्ती करती है यहाँ पर होली के पर्व को लेकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर्व को लेके। यहाँ द्वारकाधीश में भगवान के साथ होली खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। बहुत लोग परदेशी भी आते हैं यहाँ पर, जगह जगह से आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। जी जी। और आपने देखा किस तरीके से लोगों वहाँ पर सामने आए हैं। आंटी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हैप्पी होली भैया, द्वारकानाथ की जय, राजाधिराज की जय। लगता है कि कितनी पवित्र होली यहाँ पर हो रही, कब से आ रही है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।